नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डफली गैंग की। डफली गैंग जेएनयू की एक गैंग जिसका काम होता है किसी भी तरीके से राजनीति में एंट्री लेना, और उनको लगता है कि राजनीति में एंट्री तभी मिल सकती है जब वो सत्ता के खिलाफ मोर्चा खोल के रखेंगे। और विपक्ष की मुख्य पार्टी इस वक्त आप देखोगे कांग्रेस पार्टी, या हम कहें कि लेफ्ट पार्टी, उनको अपने साथ जोड़ देगी। और ये आते कहां से हैं, कैसे आते हैं, उस पर चर्चा करें उससे पहले हम समझते हैं कि हुआ क्या है। 2 दिन पहले खबर आई थी कि जेएनयू के अध्यक्ष इस वक्त आदित्य शर्मा, इसके अलावा संयुक्त सचिव दानिश अली, गोपिका के बाबू जो आई थिंक महासचिव है, उपाध्यक्ष है, और इसके अलावा सुनील यादव महासचिव, इन सबको 1 साल के लिए जेएनयू से निष्कासित कर दिया है। मतलब एक तरीके से इस बार जो चुनाव हुए छात्र संघ के, जेएनयू में इन पदों को छोड़ दें तो बाकी अगर आप देखोगे तो एबीवीपी का दबदबा अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ऐसे में संकट की घड़ी, लेकिन इस देश में एक दूसरा नाम भी लिया जाता है, और वो होता है कि जब भी कोई घटना होती है और सरकार के ऊपर जब दबाव बढ़ता है या सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला केंद्र सरकार के खिलाफ जाता है, तो फिर बोला जाता है कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा होगा। तो उस सिस्टम को, या हम कहें कि वो सिस्टम अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, लेकिन हम उसको सिरे से खारिज नहीं कर सकते, नकार भी नहीं सकते। तो मामला क्या था, पहले हम समझते हैं कि इनको निष्कासित क्यों किया गया था। जेएनयू की लाइब्रेरी में, जहां अध्ययन के लिए दिल्ली ही नहीं और भी जगहों से स्टूडेंट जो है वो उस लाइब्रेरी तक पहुंचते हैं। अब जेएनयू विश्वविद्यालय ने एक डिसीजन लिया कुलपति के निर्देशों के बाद में कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम उस लाइब्रेरी में लगाया जाएगा। जो स्टूडेंट जेएनयू का छात्र होगा उसकी फेस रीडिंग के बाद में ही उसका दरवाजा खुलेगा और उसको ही एंट्री मिलेगी। इसको लेकर छात्र जो यूनियन है जेएनयू की, उसके प्रेसिडेंट, या हम कहें कि पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार जाते हैं और कुछ तोड़मोड़ करते हैं। कुछ गमले तोड़े जाते हैं, कुछ पंखे वगैरह तोड़ दिए जाते हैं। इसके अलावा कुलपति का जो दफ्तर है उसकी खिड़की के कांच भी तोड़ दिए जाते हैं। यह घटना होती है। उस घटना के बाद में इस छात्र यूनियन के अध्यक्ष को, नीतीश कुमार को, 20,000 के जुर्माने के साथ में 1 साल के लिए रेस्टिगेट कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। इसके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ, चूंकि इसको निष्कासित किया गया, तो यह डफली गैंग एक्टिव होती है और हड़ताल करती है, और उसके बाद में यह फैसला लिया जाता है कि इनको भी निष्कासित कर दिया जाए। तो 2 सेमेस्टर के लिए इनको निष्कासित किया गया। अब डफली गैंग डफली नहीं बजा सकती। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस जेएनयू प्रशासन ने यह डिसीजन क्यों लिया गया फेशियल रिकॉग्निशन का। यह इसलिए लिया गया क्योंकि यहां पर राजनीति करने वाले छात्रों का, हुल्लड़बाजी करने वाले छात्रों का दबदबा बढ़ गया था। बाहर से आते थे और फिर जब भी कोई ऐसी घटना होती थी तो उसके बाद में यह कहा जाता था कि ये बाहर से आए हुए छात्र थे जिन्होंने ऐसा किया। तो उन लोगों की रोक के लिए इस तरीके का काम किया गया। अब हम आते हैं कि जेएनयू। तो जेएनयू को अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि जेएनयू में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। तो अगर आप पढ़ाई की बात करोगे तो एस जयशंकर, जो इस वक्त भारत के विदेश मंत्री है, और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ये दोनों जेएनयू से निकले हुए हैं। तो जेएनयू और जेएनयू के इतिहास को समझना है कि ऐसा जेएनयू में ही क्यों होता है। तो उसको समझने के लिए आपको पता होगा, जब भी हम कई बार जो है वो लेफ्ट विचारधारा की बात करते हैं तो एक बात जरूर करते हैं कि इसका प्रभाव कब। तो आपको कान्हू सान्याल और मजूमदार की जो स्टोरी है वो तो पता ही होगा कि किस तरीके से पश्चिमी बंगाल में किसानों का जो आंदोलन था उसको हाईजैक किया गया और उसको सशस्त्र विद्रोह के लिए मजबूर किया गया। वो लेफ्ट विचारधारा के 2 नेता। इसलिए नक्सलवाद फैला, क्योंकि नक्सलवादी का वो आंदोलन, सशस्त्र विद्रोह, और देखते देखते इस देश ने 200 जिलों ने
लाल आतंक देखा, उसकी गिरफ्त में आ गए। लेकिन 1967 के बाद में आपको यह भी पता होगा कि गूंगी गुड़िया की एक स्टोरी हमने कहा पहले भी जो है वो सुनाई थी, और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के बड़े सीनियर नेताओं को जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद में यह लगा कि कमान जो है वो इंदिरा गांधी के हाथों में दे देनी चाहिए, लेकिन वो गलत साबित हुए। यही गूंगी गुड़िया पार्टी तोड़ती है और कांग्रेस पार्टी से एक अलग कांग्रेस पार्टी बना लेती है। लेकिन अब सत्ता में आने के लिए लेफ्ट के समर्थन की सख्त जरूरत थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी, या हम कहें कि उस वक्त इंदिरा गांधी ने जो शैक्षणिक संस्थान थे उनको लेफ्ट के हवाले कर दिया, जिसमें प्रमुख था और प्रमुखता से जिसकी स्थापना की गई, क्योंकि इसकी स्थापना की जो कहानी है वो भी यहीं से मिलती है। जेएनयू ऐसा नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू के समय बना, जवाहरलाल नेहरू को यह प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसको नकार दिया था। तो जवाहरलाल नेहरू की अगर आप राजनीति देखोगे तो उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण साफ तौर से दिखाई देगा। और जब हम एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं तो 1947 के बाद में जिस तरीके से मौलाना अब्दुल आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया और एक बड़े ही, जिसको हम कहें कि एक सुनियोजित ढंग से मुगलों के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और मुगलों को महान बता दिया गया। तो 1967 के बाद में अगर आप एजुकेशन सिस्टम को देखोगे तो फिर ये जेएनयू जैसे, क्योंकि हालांकि बना 19 जो है वो 77 के आसपास था, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें लेफ्टिस्ट विचारधारा का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जाएगा। तो यहां पर दो तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं, एक जो साइंस डिपार्टमेंट में आते हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी वगैरह पढ़ने के लिए आते हैं, जो पढ़ाई में अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, और दूसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो आपको पता ही होगा जो 10 से 11 बजे या 12 बजे सोकर उठने वाले, और फिर शाम को वो सैर पे जाते हैं, डफली बजाते हैं। तो उनकी नजर होती है कि किस कोटे से सीटें खाली है और उनको सीटें मिल सकती है, ताकि जेएनयू के वो हॉस्टल में पड़े रहे, खाना खाएं सस्ती दरों पर, और वहां पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहे। अब आप देखो कन्हैया कुमार को, अगर आप अफ्रीकन स्टडीज की बात करोगे तो कन्हैया कुमार की कौन सी अफ्रीकन स्टडी है, लेकिन वो जेएनयू में आए और फिर यही लोग एक तरीके से सरकार के सत्ता के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोलने का प्रयास करते हैं। तो फिर यहां पर जो है वो अफजल गुरु जैसे आतंकवादी जो है वो उनको बचाने के लिए हो, शर्मिंदगी की बात हो, या फिर तमाम तरीके की चीजें जेएनयू में जो है वो देखने को मिलती है। तो जेएनयू और उसकी सच्चाई जो है वो यहां पर आके टिक जाती है। तो जेएनयू के दो पहलू है, एक पहलू जिसमें आप एस जयशंकर को डालकर देख सकते हैं, उस ढांचे में निर्मला सीतारमण की स्टडी कर सकते हैं, और दूसरा पहलू जिसमें आप कन्हैया कुमार से लेकर तमाम वो लोग जो जेएनयू से निकलते हैं और देश विरोधी गतिविधियों में या नारों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अब उससे उनको फायदा क्या होता है? तो उनको फायदा होता है, जैसे कन्हैया कुमार को लेफ्ट ने नेता बनाया, जीत नहीं पाए, लेकिन राहुल गांधी के आसपास भी इस वक्त जो है वो लेफ्ट विचारधारा के लोग हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नेता। हैसियत क्या है, लोग कितना उनको मानते हैं वो आपने देखा। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इसी जेएनयू से निकलकर, क्योंकि पहला जो अगर आप देखोगे कि जेएनयू की स्थापना, और वो भी अगर लेफ्टिस्ट विचारधारा के हिसाब से हुई, तो प्रोफेसर वगैरह पहला जो बैच होगा वो किस लोगों को फायदा दिया होगा और किस तरीके से वहां पर स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश होता है, फिर यही स्टूडेंट्स आगे चलकर किस तरीके से एक इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। और जब वो इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं तो फिर आपको पता ही होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को सेकुलरिज्म का पार्ट पढ़ाया जाएगा और दूसरों को अल्पसंख्यकों के नाते या अल्पसंख्यक होने के लिए उनको बार बार जो है वो रिलीफ दी जाएगी। तो जेएनयू ये सिस्टम टूट रहा है, डफली गैंग की जो है वो सामत आई हुई है, ये साफ तौर से दिखाई देता है। आरोप लगाए जाते हैं आरएसएस के ऊपर कि आरएसएस ने ऐसा जो है वो फैसला लिया है। तो सोचने की बात यह है कि आरएसएस ने यह तो नहीं कहा होगा कि आप कुलपति के घर पर जाकर उनके कांच की जो है वो खिड़कियां तोड़े, पंखे तोड़े, या फिर एंट्रेंस के ऊपर जो लाइब्रेरी है वहां के गमले तोड़ दे। तो ये जो है वो सोच का एक फर्क है। तो ये है लेफ्ट विंग और राइट विंग, एक ही कैंपस की दो कहानियां। और उस कहानी में राइट विंग आपने देखा एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, और लेफ्ट विंग में जब आप देखते हैं तो फिर आपको बहुत सारे ऐसे नाम जो है वो आपको दिखाई पड़ेंगे जिनका राजनीतिक एजेंडा क्या है और किस तरीके से वो देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं। तो एक
अर्बन नक्सल जिनको कहा जाता है, आप उन गैंग का इतिहास उठाकर देखिए, जो जेएनयू से निकले हैं लेकिन आज भी वो अरुणाचल को, जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों की गैंग भी जो है वो आज के समय में एक्टिव है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।